जुर्म की एक ऐसी कहानी जिसमें गुनहगार वो निकला जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जो एक पल पहले तक आम इंसान होते हैं, कई बार उन्हें गुनाहगार बनने में एक पल भी नहीं लगता। जब जहन में कुलबुलाते हैं साजिश के कीड़े, जब दिल में उठता है काली हसरतों का तूफान, तो गुनहगार बनने में सिर्फ एक पल लगता है। दिल्ली कैंट में सामने आई इस वारदात को जुर्म के इतिहास में कभी बुलाया नहीं जा सकता। एक सच्ची कहानी ऐसी खतरनाक साजिश की जिस पर खुद पुलिस एतबार नहीं कर पाई। इस केस ने तमाम क्रिमिनल साइकोलॉजी की हदें पार कर दी। जुर्म की एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे सुलझाना पुलिस के लिए नाक का सवाल बन गया था। ये केस अपने आप में अनोखा ही था। जब इस अनोखे केस की अनोखी हकीकत सामने आई, सभी हैरान। देखिए द मास्टरमाइंड। डॉक्टर साहब, ही इज माय हस्बैंड। शायद इन्हें हार्ट अटैक आया, प्लीज। क्या हुआ डॉक्टर साहब? कुछ बोलिए ना डॉक्टर। He is no more. भाई, भाई, आ गए तुम? और ये तुम्हारे चेहरे पे अफसोस कैसा? खुश हो, हंसो, हंसो ना। ये तुम्हारे छोटे भाई की लाश पड़ी है। खुश हो, खुश हो ना। एयरफोर्स के सार्जेंट सुरेश चंद्रा को तेजी के साथ अस्पताल पहुंचाया तो गया, लेकिन जान बचाई नहीं जा सकी। सभी को लगा कि मामला सीवियर हार्ट अटैक का है, लेकिन इस मामले में पहला बड़ा मोड़ आया 6 मई 2014 को, जब वेस्टर्न एयर कमांड के मेडिकल सेंटर्स ने दिल्ली पुलिस को एक मेडिकल रिपोर्ट सौंपी। वो रिपोर्ट जो कहती थी कि सुरेश चंद्र की मौत दरअसल हार्ट अटैक का नतीजा तो है ही नहीं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सुरेश चंद की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई, बल्कि गला दबाकर उनकी हत्या की गई। आखिर किसने किया था सुरेश चंद का कत्ल? साजिश की परतों में दफन मौत के इस राज को सामने लाने के लिए पुलिस तफ्तीश में जुट गई। पुलिस ने एयरफोर्स सार्जेंट सुरेश की पत्नी मुग्धा से पूछताछ की। इस पूछताछ से पुलिस को मामले की पहली लीड मिली। आपके पति की मौत का हमें बेहद अफसोस है, कुदरत को जो मंजूर। खैर, आपको किसी पर शक? किस पर? महेश पर। महेश? ये कौन है? महेश इनके बड़े भाई। शक करने की कुछ खास वजह? हमारी एक पुश्तैनी जमीन है इलाहाबाद में, उसी के मामले में अक्सर दोनों बाप बेटे हमारे घर आया जाया करते थे। भाइयों का मामला था, इसलिए मैंने दखल अंदाजी करना ठीक नहीं समझा। और उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था। कौन? अभी करण। फिर से लेट? अभी वो आने में लेट हो गया था। तुम्हारा घर पड़ोस में है ना, फिर रोज रोज लेट आते हो। अगले महीने एग्जाम है, पता है ना? फिर मम्मी कहेगी मैं ठीक से नहीं पढ़ाती। दिखाओ कल का होमवर्क। महेश भैया, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी हर गलत बात मानूं।
पिताजी मरने से पहले इलाहाबाद वाली जमीन मेरे नाम कर गए। ये बात बार बार क्यों करता है तू? हैं? और किसने कहा तुझसे कि पिताजी तेरे नाम कर रहे थे जमीन? हैं? बहुत अफसोस होता है मुझे ये सुनकर कि उस छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए तुम इतना नीचे गिर जाओगे और बाबूजी के नाम पर झूठ बोलोगे। मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, अरे पूरा गांव जानता है पिताजी वो मेरे नाम करने वाले थे। ये वाला क्वेश्चन ठीक से समझ में आया था? दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके, मीन सी is the longest side of the triangle. Okay, and this is a Pythagoras theorem. करण, इधर ध्यान लगाओ। हाँ, तो मैंने क्या कहा था? धमकाने नहीं, समझाने आए हैं। और आराम से समझ जाओ, वरना क्या करेगा तू? बताओ क्या करेगा तू? बता मुझे क्या करेगा तू? चौधरी क्या करे? इसको समझाओ। हाँ, समझा रहा हूं। और तू भी समझ जा। क्या समझू मैं? जमीन पिताजी मेरे नाम कर गए थे। चाचा हो, सिर्फ इसी बात की शर्म कर रहा हूँ। देख रहा हूं मैं कि चौड़दार यहाँ नहीं चलेगी। जमीन ऐसे नहीं दे सकता मैं। निकलो मेरे घर से, निकलो ऐसे। And this is called Pythagoras theorem. अभी ये आवाजें कैसी हैं? मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम्हारा ध्यान आवाजों में है। पहले ये सॉल्व करो, मैं अभी आई। ये क्या रोज रोज की बहस लगा रखी है। मैं तो कहती हूँ भाई साहब को दे ही दो जमीन। मुझे नहीं अच्छा लगता रोज रोज की चिक और फिर जरा की सी तो जमीन है। सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ, आप सुनते क्यों नहीं? अरे सुनिए, क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? करण जल्दी आओ। क्या हुआ भाभी? देख, इनको पता नहीं क्या हो गया। तू जल्दी डॉक्टर को फोन लगा। सुनिए सुनिए सुनिए। और फिर मैं उन्हें अस्पताल ले गई, जहाँ डॉक्टर ने कहा कि वो मुग्धा ने 2 सस्पेक्ट्स की तरफ इशारा किया था। ये इस केस की सबसे अहम कड़ी थी। तथ्यों और हालात की बुनियाद पर पुलिस के शक की सुई महेश और विक्रांत पर ठहर गई। सुरेश के कत्ल में महेश और विक्रांत का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता था, इसलिए पुलिस ने बिना देर किए महेश और उसके बेटे विक्रांत को थाने में बुलाया। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है मिस्टर महेश चंद? आप कुछ बताएंगे? मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं अब भी बार बार वही कहूंगा जो कहता रहा हूं। मैं और मेरा बेटा सुरेश के पास जाते थे, ये बात बिल्कुल सही है। उस दिन भी गए थे, ये भी बिल्कुल सही है। बस आपस में थोड़ी बातचीत हुई और गर्मा गर्मी हो गई, जो अक्सर भाइयों में हो जाती है। और फिर हम वहां से वापस आ गए। अब इस बात को मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा आपको? ये लिख के देनी पड़ेगी क्या मुझे? नहीं नहीं महेश जी, लिख कर देने की क्या जरूरत है। लेकिन एक बात बताइए, आप एक शख्स के साथ बैठे थे, कुछ देर बाद उसका मर्डर हो जाता है और आप वहां से फरार हो गए। आपको क्या लगता है मामला इतना सीधा है? फरार? क्या कहा तुमने? फरार? होश में तो हो इंस्पेक्टर। वर्दी के जोश में ये मत भूलो सामने कौन बैठा है। तुम ठहरो जरा, तो हद हो गई। हाँ, मुझे पता मेरे सामने कौन बैठा है। मेरे सामने एक कत्ल के 2 सस्पेक्ट बैठे हैं। किस्मत अच्छी है तुम लोगों की जो मेरे पास सबूत नहीं है, वरना उठाकर लॉकअप में डाल देता। एक फोन करेंगे ना इंस्पेक्टर साहब। पुलिस स्टेशन है ये, सारी हीरोगिरी निकाल दूंगा। लॉकअप में डाल के इतने डंडे बजाऊंगा तेरी सारी गर्मी निकल जाएगी, समझा? जी सर। यस सर। लेकिन सर, आई नो दैट, बट सर। ओके सर। विजय, जाने दो इन्हें।
और सुनो, शहर से बाहर मत जाना, जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे। हमारी पहुंच बहुत ऊंची है इंस्पेक्टर साहब, ऊंचाई पर। ज्यादा ऊंचाई पर बैठने से कौवा कबूतर नहीं हो जाता। महेश चंद, याद रखना, इंस्पेक्टर अशोक भारद्वाज नाम है मेरा। गेट आउट, गेट आउट। पुलिस को महेश और उसके बेटे के ऊपर शक और गहरा गया। भले उनको अपने पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से पुलिस स्टेशन से जल्दी रिलीफ मिल गया, लेकिन जो शक पुलिस का था वो और भी गहरा हो गया। पुलिस ने केस से जुड़े हर शख्स की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस के हाथ कुछ चौंकाने वाले सुराग लगे। कॉल डिटेल्स में पता चला कि एक खास नंबर पर सुरेश और उसके भाई महेश की बात हो रही थी। जय हिंद सर। सर, सुरेश चंद्र मर्डर केस की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड। खास बात? सर, एक खास नंबर है जिससे सुरेश और महेश दोनों की बात होती थी। ड्यूरेशन लंबी है। किसका वो नंबर? सर, किसका नंबर है ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन हम लगे हुए हैं, जल्द ही पता चल जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो नंबर किसी रिश्तेदार का हो सकता है सर, लेकिन अगर किसी रिश्तेदार का होता तो मुग्धा की भी बात होती, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, एक काम करो, इस केस को इसी एंगल से डेवलप करो और मुग्धा से पूछताछ की तैयारी शुरू करो। हो सकता है वो कुछ बता पाए। सर, आप लोग? नमस्कार मुग्धा जी। नमस्कार। माफ़ी चाहते हैं इस वक्त आपको परेशान किया, लेकिन केस से जुड़ी कुछ जानकारी चाहिए थी तो। कोई बात नहीं, आप अंदर आइए। जी शुक्रिया। एक्चुअली तफ्तीश के दौरान कुछ नए एंगल्स का पता चला, कुछ ऐसे नंबर्स का पता चला जिस पर आपके पति सुरेश और उनके भाई महेश की लगातार बातचीत हो रही थी। वो नंबर किसके हैं, खैर ये हम जल्दी पता कर लेंगे। आपसे सिर्फ इतना जानना है कि कभी आपको कुछ ऐसा लगा कि उनको फ़ोन पर कोई धमकी दे रहा है या परेशान कर रहा है? इंस्पेक्टर साहब, वो मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं बताते थे, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि कोई तो था जो उन्हें परेशान कर रहा है। डालने ले लो। कौन है तू? क्या चाहता है मुझसे? क्यों करता मुझे बार बार फोन? अरे क्यों करता मुझे परेशान? जो भी है मैं तेरे को बता रहा हूँ, बात दे रहा हूँ मैं। पहली एयरफोर्स का सार्जेंट हूँ, जानता हूँ मैं तुझे। मेरे बड़े भाई ने भेजा होगा तुझे, देख लूंगा उसको भी और तुझे भी। फोन मेरे को आज दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं है। किसका फोन आया था? कुछ नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही तो खाना छोड़ के चले गए। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि किसका फोन आता था, वो किससे बात करते थे। लेकिन हाँ इंस्पेक्टर साहब, कोई बात तो थी। उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो तो हम पता लगा ही लेंगे। खैर, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जरूरत पड़ी तो फिर आएंगे। मुग्धा के बयान से पुलिस को एक नए सस्पेक्ट के बारे में पता चला। हालांकि अभी नया सस्पेक्ट कौन था और उसकी वेयरअबाउट्स पुलिस नहीं जानती थी, पर ये गुत्थी भी इवेंचुअली सुलझ गई। कहते हैं शातिर से शातिर गुनहगार भी एक सुराग छोड़ ही जाता है। इस कहानी में वो क्या सुराग था जो पुलिस की आंखों के सामने होते हुए भी पुलिस उसे देख नहीं पा रही थी, बताएंगे ब्रेक के उस पार। ये तो वही शख्स है ना जो इमरान मर्डर केस में अंदर हुआ था? जी सर, मर्डर के तो 4 केस दर्ज है सर उस पर। हमारी पिछली मुलाकात भूल गए तुम इंस्पेक्टर।
तफ्तीश में खास नंबर के सामने आ जाने से मामले ने फिर एक नया मोड़ ले लिया। क्या इसी नंबर के तार जुड़े हुए थे सुरेश चंद्र के कत्ल से? लेकिन इससे भी अहम सवाल तो ये उठ खड़ा हुआ था कि आखिर ऐसा क्या था जिसे सुरेश अपनी पत्नी तक से छिपाता था। सुरागों और सबूतों की धुंध में उलझी पुलिस केस की तमाम कड़ियों को जोड़कर कातिल का चेहरा सामने लाने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल पुलिस को लग रहा था कि वो कातिल से बस चंद कदम दूर है। आखिरकार पुलिस ने उस नंबर की गुत्थी सुलझा ली। वो नंबर हरियाणा के कुख्यात बिल्डर युद्धवीर भाटी का था। भाटी? जी सर। ये तो वही शख्स है ना जो इमरान मर्डर केस में अंदर हुआ था? जी सर, मर्डर के तो 4 केस दर्ज हैं सर उस पर। आजकल बेल पे बाहर है, अपना वकील साथ लेके घूमता है, और तो और हरियाणा में बिल्डर हो गया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ये भाटी जैसे शख्स का ये सुरेश से क्या लेना देना? सर भाटी से महेश की बात भी हो रही थी। हो सकता है उसने सुरेश को धमकाने के लिए भाटी को बोला हो सकता है। एक काम करो, ये महेश साहब इन्हें थाने बुलवाने की तैयारी करो। जी। अब आगे की कहानी उनके मुंह ज़बानी सुनेंगे। ठीक है। और सुनो जी, ये मुग्धा पे भी नजर बनाए रखो। जी जनाब। युद्धवीर भाटी इलाके का एक नामी गुंडा था। उस पर मर्डर के कई केस थे। सुरेश के मर्डर केस में उसका नाम आने पर पुलिस को ऐसा लगा कि अब ये केस सुलझने ही वाला है। पुलिस ने महेश को दोबारा थाने बुलाया। पुलिस को उम्मीद थी कि इस पूछताछ में जरूर कोई नया एंगल सामने आ पाएगा जिससे सुरेश के कत्ल की पहेली कुछ सुलझ पाएगी। कैसे हैं महेश चंद्र जी? ठीक हो। भाटी को जानते हैं? कौन भाटी? युद्धवीर भाटी। मैं किसी भाटी को नहीं जानता। कमाल है, आप किसी भी युद्धवीर भाटी को नहीं जानते, लेकिन वो तो आपको जानता है और बहुत अच्छे से जानता है। जानता होगा, इसमें क्या है? मैं एक बिजनेसमैन हूं और राजनीतिज्ञ भी हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन इससे तुम साबित क्या करना चाहते हो? तुम कहीं मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? नहीं जी नहीं, दबाव नहीं बना रहे, सिर्फ आपको समझा रहे हैं। समझ जाओ तो बेहतर है, वरना याददाश्त वापस लाने वाली दवा भी है हमारे पास। हमारी पिछली मुलाकात भूल गए तुम इंस्पेक्टर? याद है मैंने पिछली बार एक फोन किया था और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके थे। जरूर करना, फोन तो तुम्हारे हाथ में है। उससे पहले जरा एक नजर इस पर। ये क्या? पकड़ो, यह है तुम्हारी कॉल डिटेल और इसमें साफ साफ लिखा है कि तुमने एक बार नहीं कई मर्तबा भाटी से बात की है, सुरेश चंद्र की मौत के बाद भी और पहले भी। इस बार हमारे पास तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत है महेश चंद्र। क्या कहा था भाटी से? बोलता क्यों नहीं? कुछ नहीं, बस वो इलाहाबाद वाली जमीन को लेके मेरा उससे झगड़ा था। मेरे बेटे विक्रांत को चाहिए थी वो जगह। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की और इस बात को मैंने बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वो जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन जब बात नहीं बनी तो महेश चंद्र। हेलो। हाँ भाटी, अरे क्या हाल है भाई तेरा? हाँ महेश, बड़े दिन बाद मैंने याद किया। अरे नहीं यार, तुझे तो मैं हमेशा याद करता हूँ, बस इस बार तेरी जरूरत आने पड़ी। जरूरत आएगी तभी मैंने याद करेगा। एक्चुअली एक जमीन का मसला है। कैसा लग रहा है बता ना, किसको टपकाना है बता, मैं अभी आ रहा हूँ तुरंत। मैंने बता कौन है? अरे वही मेरा भाई सुरेश। मतलब एक भाई बोलेगा और दूसरा भाई सुनेगा, ये सीन बना रखा है तूने? है मैं बस चाहता हूँ कि तू उसको थोड़ा सा डरा धमका दे ताकि वो जमीन से कब्जा छोड़ दे। क्या भाई इतनी छोटी सी बात? चल ये भाई आज का खेल है, 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, अब रख फोन, रख ना।
मैंने तो सिर्फ भाटी को उसे डराने के लिए कहा था। बस भाटी सुरेश को फ़ोन पे कभी कभी डराता धमकाता था, लेकिन उसका कत्ल किसने किया ये मैं नहीं जानता। हद है, एक जमीन के टुकड़े की खातिर तुमने एक सुपारी किलर को अपने भाई की सुपारी दे दी? नहीं, मैंने कोई सुपारी नहीं दी, मैंने तो सिर्फ उसे डराने के लिए कहा था। हाँ, किसने क्या कहा था और किसने क्या सुना हम खुद पता कर लेंगे, लेकिन किसी को धमकी देना और दिलवाना कानूनन अपराध है। पुलिस को बातों बातों में बहुत ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन दे दी और पुलिस को लगने लगा कि जो बातें उसने बताई हैं उससे केस को नया मोड़ मिलेगा और शायद ये केस जल्दी सॉल्व हो जाए। और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकर जाओ इसे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ये मास्टरमाइंड जो भी है लगातार पुलिस की उलझन का मजा ले रहा है। कौन है वो, सोचिए। हम बस ब्रेक पर यूं गए और यूं आए। सुरेश को मारने के कितने पैसे मिले थे तुझे? सुरेश? कौन सुरेश? सुरेश को कोई नहीं जानता ना, आपको थोड़ी गलतफहमी होती है। लगता है कातिल बहुत शातिर है जो हमसे भी 2 कदम आगे चल रहा है। आगे चलने वालों का कदम अक्सर लड़खड़ा जाएगा। He's my husband. शायद इन्हें हार्ट अटैक आया। Sorry, he's no more. आपको किसी पर शक? जी, महेश पर। महेश? मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, अरे पूरा गांव जानता है पिताजी वो मेरे नाम करने वाले थे। आराम से समझ जाओ, वरना क्या करेगा तू? बताओ क्या करेगा तू? बता मुझे क्या करेगा? क्या चौधरी वर्दी के जोश में ये मत भूलो सामने कौन बैठा है। तफ्तीश के दौरान कुछ नए एंगल्स का पता चला, कुछ ऐसे नंबर्स का पता चला जिस पर आपके पति सुरेश और उनके भाई महेश की लगातार बातचीत हो रही। क्या चाहता है मुझसे? तो करता मुझे बाबा फोन, देख लूंगा उसको, मेरे तुझे भी। भाटी में जानते हैं? कौन भाटी? युधिर भाटी। कैसा लग रहा बता ना, किसको टपकाना बता, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे वही मेरा भाई सुरेश। पुलिस की शक की जद में अब एक नया नाम आ चुका था और ये नाम था युद्धवीर भाटी का। पुलिस ने भाटी को थाने में पेश होने के लिए कहा। ये इस केस का सबसे खास मोड़ था जहां कई सवालों का जवाब मिल सकता था। सर। हाँ भी भाटी, बड़ी गुंडागर्दी कर रखी है आजकल। नहीं साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे वो सब तो मैंने छोड़ दिया। अब ना ये छोटा सा धंधा खोल रखा है, उससे ना अपनी दाल पानी चलता है, बस उसमें खुश है मैं। वैसे बात क्या हो गई? सुरेश को मारने के कितने पैसे मिले थे तुझे? सुरेश? कौन सुरेश? सुरेश को कोई नहीं जानता ना, आपको थोड़ी गलतफहमी हो गई है। बेटा गलतफहमी तुझे हो रही है कि हम तेरी करतूत से अनजान हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी तेरी गलतफहमी दूर कर देते हैं। महेश को जानता है? कौन महेश? महेश? हाँ। अरे जनाब वो थोड़ा बहुत जानते हैं, खास जान पहचान नहीं हमारी है, वो ना बस नाम सुना उसका कुछ है। क्या बात हो गई? देख, महेश का एक भाई था सुरेश, एयरफोर्स में सार्जेंट था। तूने उसे कॉल भी की थी और बेटे इसका ना सबूत है हमारे पास, समझ गया? अब तुम उसे फोन क्यों करते थे और किसके कहने पे करते थे, ये हमें बताओगे तुम। बोलो। पुलिस को सुरेश की मौत की वजह उसके भाई महेश के साथ जमीनी विवाद लगने लगा, लेकिन भाटी से हुई पूछताछ ने उस पर पानी फेर दिया। पुलिस एक बार फिर से डेड एंड पर खड़ी थी। दरअसल भाटी ने पुलिस को बताया कि महेश के कहने पर उसने सुरेश पर दबाव तो बनाया था, लेकिन कत्ल से उसका कोई रिश्ता नहीं। यहाँ तक कि वारदात के दिन तो वो शहर में भी नहीं था। पुलिस ने तस्दीक की और पाया कि भाटी सच बोल रहा है। तो फिर किसने किया था सुरेश का कत्ल? आखिर किसने लिखी थी कत्ल की ये खौफनाक दास्तां? अगर महेश और विक्रांत बेगुनाह थे तो फिर कौन था इस कत्ल का मास्टरमाइंड? दिल्ली पुलिस नाकाम जरूर थी लेकिन नाउम्मीद नहीं। अब सुरेश के कत्ल की गुत्थी पुलिस के लिए महज कोई केस नहीं बल्कि एक चुनौती थी।
जुर्म के कई मामलों में ऐसा ही होता है। जब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ क्लूज एंड एविडेंस के साथ बहुत करीब पहुंच जाती है एक कंक्लूजन पे, तभी उनको एक ऐसा कंक्लूजन मिलता है कि जो जहाँ पर वो लीड जहाँ जा रही थी वो लीड तो बिल्कुल गलत थी, जो रिजल्ट था वो तो एक्चुअली जो कॉज था वो रियली डिफरेंट था। ये एक ऐसा ही केस था जहाँ पूरा एक्शन ही चेंज हो गया इन दी एंड। सर केस तो फिर वहीं पहुंच गया जहां से तफ्तीश शुरू हुई थी। लगता है कातिल बहुत शातिर है जो हमसे भी 2 कदम आगे चल रहा है। आगे चलने वालों के कदम अक्सर लड़खड़ा जाया करते हैं। हमें बस एक मौके का इंतज़ार है, उसके बाद उसका बचना नामुमकिन। तो क्या हम सिर्फ इंतजार करेंगे? नहीं, इंतजार नहीं करना। एक खतरनाक साजिश के तहत हुए कत्ल के केस में चकर घिन्नी बनी पुलिस फिलहाल बेसुराग थी। इसीलिए पुलिस ने केस से जुड़े तमाम एंगल्स को करीब से देखने की कोशिश की। किसी सुराग का ना होना भी अपने आप में एक सुराग होता है जो बताता है कि कातिल बेहद शातिर है। इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा था। अभी तक पुलिस जांच को 1 इंच आगे नहीं बढ़ा पाई थी और लंबा वक्त गुजर चुका था। धीरे धीरे 8 महीने गुजर गए और हर गुजरते वक्त के साथ केस की नब्ज ठंडी पड़ती चली गई। फिर अचानक इस केस में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा केस एक नई करवट ले बैठा। मुग्धा जी कहाँ हैं? मैडम छुट्टियों में अमृतसर गई साहब। और तुम कौन? हम साहब नौकर हैं। पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। 1 हफ्ते हो गए तब से रखा है सर। कहाँ गए हो? वो अमृतसर छुट्टियों में। अकेले गए? सर मेरे को नहीं पता, अकेले हैं कि मुझे पता नहीं। ठीक है। मुग्धा का छुट्टियों पर जाना यूं तो कोई नई बात नहीं थी। अब तक के सबूतों के मुताबिक पुलिस को मुग्धा पर भी शक हो रहा था। इस केस में अब वो एक नई सस्पेक्ट थी। जैन सर। नामदारी वर्दी कहाँ है? सर सीधा तफ्तीश से आ। मुग्धा के बारे में कुछ पता चला? जी सर, उनके घर गया था मैं, तो पता चला कि वो छुट्टियां बिताने अमृतसर गए। अमृतसर? नामदारी जी। तुम्हारी ससुराल भी तो अमृतसर? जी सर। एक काम करो, कुछ दिन ससुराल छुट्टियां बिता कर आओ। समझ गया सर। सब इंस्पेक्टर की नजर अब मुग्धा पर गहरा रही थी। सब इंस्पेक्टर का एक नुमाइंदा मुग्धा के पीछे पीछे अमृतसर तक पहुंच गया और इस बात से मुग्धा अनजान थी, शायद राज अब खुलने ही वाला था। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट था। जब पुलिस मुग्धा के पीछे पीछे अमृतसर पहुंची तो एक ऐसा राज सामने आया जिसकी वजह से जिसको देख के सबके पैरों के तले जमीन खिसक गई। करण 18 साल का था और उसे अपनी अधेड़ उम्र की औरत मुग्धा से प्यार हो गया था, आकर्षित हो चुका था उसकी तरफ। और इस आकर्षण में कई बार सही और गलत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 18 साल के करण और 35 साल की मुग्धा को यूं एक साथ देखकर पुलिस के सामने कई नए सवाल खड़े हो गए। पुलिस ने मुग्धा के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि मुग्धा और सुरेश के बीच आए दिन झगड़ा होता था। दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। अपने से कम उम्र के लोगों की तरफ आकर्षित होना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप मानसिक और शारीरिक तनाव से गुजर रहे हैं। और कुछ ऐसा ही मुग्धा के साथ भी हो रहा है। शायद मुग्धा अपने पति के साथ खुश नहीं है।
पुलिस ने बिना देर किए करण और मुग्धा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को यकीन था कि इस पूछताछ के बाद पूरा मामला शीशे की तरह साफ हो जाएगा। बोले ही नहीं बोलेगी। सावित्री, मुग्धा, सच सच बताओ उस दिन क्या हुआ और करण से तेरे क्या ताल्लुक है? सच सच बोल दे, मना याद रख, हमारे पास और भी तरीके हैं सच बुलवाने के। और क्या हुआ था उस दिन? हाँ, करण और मैं एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। और क्यों ना करूं मैं करण से शादी? उस इंसान के साथ जिंदगी में घुट घुट कर जीती रहती, जिस इंसान ने मुझे मायूसी और बेबसी के अलावा कुछ भी नहीं दिया था। वो खुशी भी नहीं देती जो पति पत्नी को देता था। करण जब से मेरी जिंदगी में आया, जैसे जिंदगी के मायने समझ में आया। हम धीरे धीरे करीब आ रहे थे। सुरेश की आंखों में मेरे लिए मोहब्बत नहीं बची थी। वहां मैंने जब भी कुछ ढूंढा तो सिवाय मायूसी के कुछ नहीं मिला। जिंदगी की खामोश राहों पर एक सहारा मिला तो मैंने उस पर सिर टिका दिया। हाँ, मैं जानती थी रिश्ता नाजायज है, जानती थी कि गुनाह है। जिस आग में मैं जल रही थी उसके धुएं में गलत सही की पहचान कर पाना मुश्किल था। बल्कि जुर्म की कहानियां कही जाती हैं। कैसे मारा था अपने पति को? बोलो बोलो, कैसे मारा था अपने पति को? कातिल ने बड़ी खूबी से धोई थी आस्तीन, वो जानता न था कि लहू बोलता भी है। जी हाँ, इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बताएंगे ब्रेक के उस पार, देखते रहिए द मास्टरमाइंड। क्यों आया था तुम्हारा भाई? जमीन की बात करने आया था और क्या? और सुन ली उसकी बातें ना मर्दों की तरह। बकवास मत कर ज्यादा। कैसे मारा था अपने पति को? बोलो बोलो, कैसे मारा था अपने पति को? उस दिन महेश और उनका बेटा विक्रांत घर आए थे। क्यों आया था तुम्हारा भाई? जमीन की बात करने आया था और क्या? और सुन ली उसकी बातें ना मर्दों की तरह। बकवास मत कर ज्यादा। क्या फैसला किया तुमने? मैंने फैसला किया भाई को आधी जमीन दे दूं। क्या? किससे पूछ के फैसला किया? उससे नहीं पूछूंगा मैं, भाई है वो, देना पड़ेगा मुझे। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरा भी हक है जमीन पे। चल अपना काम कर। मैं कहती हूँ इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरा दिमाग मत खराब कर। अच्छा, ये ले। क्या दिमाग खराब है क्या? जल्दी आ, आज इसको मार दे। इसको छोड़ना नहीं, इसको छोड़ना नहीं। चुप मार दे, इसको छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं इसे। और इस तरह मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया।
जब तू उसके साथ खुश नहीं थी तो छोड़ देती, तलाक दे देती। आरा क्यों? तलाक ले लेती तो प्रॉपर्टी में से सिर्फ छोटा सा हिस्सा मुझे मिलता, और शायद थोड़े पैसे भी। मुझे और करण को एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी थी, थोड़ा इंतज़ाम करना था। इसलिए मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया ताकि उसकी सारी जायदाद मेरे नाम हो जाए। और मैं और करण हम दोनों। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तुम्हारे मंसूबों पर पानी फिर दिया। तुम दोनों ने हवानियत की, एक शख्स की मौत पर नाजायज मोहब्बत की सेज सजाने की कोशिश की। कानून अपना काम करेगा, तुम लोगों को सजा मिलेगी, और ऐसी सख्त सजा ये उन लोगों के लिए एक मैसेज बने जो नाजायज मोहब्बत के सुरूर में अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देते। समझो से और इस तरह नाजायज रिश्तों की आंच में जलकर एक और घर खत्म हो गया। ये कहानी सिर्फ मुग्धा और सुरेश की नहीं है, बल्कि हर उस शख्स की है जो रिश्तों में मिलावट करता है। नाजायज ख्वाहिशें कुछ पलों की खुशी तो दे सकती हैं, लेकिन सुकून नहीं, और इनकी कीमत इंसान को अपनी तबाही से चुकानी पड़ती है। कानून ने करण और मुग्धा को सजा भले ही दे दी हो, लेकिन मुग्धा अगर अब चाहे भी तो कभी अपना पहले जैसा संसार दोबारा हासिल नहीं कर सकती। बहरहाल आज बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे जुर्म की एक और नई दास्तान और एक नए मास्टरमाइंड के साथ। नमस्कार।